साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड विशेष में संथाल जनजाति के बारे में समझेंगे। आपको पता है कि झारखंड में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षाओं में वहां के जो लोकल कल्चर होते हैं, लोकल जनजातियां होती हैं, उनसे बहुधा प्रश्न पूछे जाते हैं। और संथाल जनजाति जो है वहाँ की मतलब झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। आपको इनके बारे में एक समग्र जानकारी होनी चाहिए ताकि परीक्षाओं में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकें। तो सबसे पहले देखिए आखिर ये जनजाति है क्या। उसके बाद हम इनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझेंगे, फिर इनके धर्म, इनकी जो भाषा है उसके बारे में देखेंगे और साथ में बीच बीच में बताते रहूँगा कि परीक्षाओं में कहाँ पर से इससे प्रश्न ज़्यादा पूछ देता है। तो देखिए झारखंड संथाली जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये मुख्य रूप से संथाल परगना में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से संथाल परगना में रहते हैं। ये नाम से ही विदित होता है कि उसका संथाल परगना रखा गया। क्यों रखा गया है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब अंग्रेज झारखंड में आए तो उनका जो संपर्क था सबसे पहले इन संथालियों से ही पड़ा। संथाली जो होते थे वो मूल रूप से कृषक होते थे और अंग्रेजों को ऐसी ही जाति चाहिए थी जो कृषि कार्य करे और कर के रूप में उन्हें बहुत सारा धन उपजा करके दे सके। कालांतर में जब अंग्रेजों ने इनके पर्यावरणीय क्षेत्र अर्थात जंगल जमीन पर हस्तक्षेप करना शुरू किया तो दोनों में क्लैश हुआ, दोनों में लड़ाइयाँ हुई और अंतोगत्वा उन्हें एक संथाल परगना के रूप में इनके भू क्षेत्र और साथ ही इनकी मान्यताओं को तवज्जो देना पड़ा। तो वो बाद की अलग कहानी है, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। ये सिर्फ हमने आपको एक छोटा सा संक्षेप में बता दिया ताकि ध्यान रहे। तो संथाल जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट प्रजाति समूह से आता है। याद रखिएगा, यही प्रश्न परीक्षाओं में पूछेगा कि संथाल जनजाति मुख्य रूप से किससे आते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट प्रजातीय समूह से आते हैं और ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जो मुख्य रूप से संथाल परगना में रहते हैं। इसके अलावा ये लोग धनबाद, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग इत्यादि इलाकों में भी पाए जाते हैं, छोटा नागपुर इलाकों में भी ये लोग पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये लोग संथाल परगना में इनका जो जमाव है सबसे ज़्यादा वहीं पर है। अब देखिए इनका सामाजिक व्यवस्था, जब कोई भी जो समाज होता है, जनजातीय समाज होता है, उसकी एक विशिष्ट व्यवस्था होती है। हम लोग जैसे हिंदुओं में अन्य जातियाँ होती हैं या अन्य धर्मों में जो अन्य लोग होते हैं उनकी एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था होती है, तो वैसे ही जनजातीय लोगों की भी एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था होती है और उसी सामाजिक व्यवस्था को ये लोग फॉलोअप करते हैं और उसी के अधीन रहते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि ये जो संथाली समुदाय है इनमें छोटे मोटे जो अपराध होते हैं, छोटे मोटे जो घटनाएं होती हैं, छोटे मोटे जो समस्याएं होती हैं, ये लोग अपने सामाजिक व्यवस्था के अंदर ही उसको सुलट लेते हैं। बड़ी चीज़ें जैसे हत्या या और भी बड़े अपराध होते हैं उसी के लिए ये जो समाज में लोग होते हैं वो कोर्ट कचहरी जाते हैं, अन्यथा जो छोटी छोटी समस्याएं होते हैं उसे अपने सामाजिक व्यवस्था और अपने जो प्रशासनिक व्यवस्था उसी के अंदर समेट लेते हैं। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था है, इनके जो गोत्र हैं मुख्यतः 12 गोत्र होते हैं। ठीक है, संथाल समाज जो है मुख्यतः 12 गोत्र में विभाजित है और ये पितृवंशीय गोत्र है, अर्थात इनका जो गोत्र है पिता से चलता है, माता से नहीं चलता है और इनमें शादियां जो होती हैं वो गोत्र से बाहर होती हैं, अपने गोत्र में मतलब सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। तो संथाल मुख्यतः 12 गोत्र में विभाजित है और ये कौन कौन है? ये है मुख्यतः हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मांडी, सोरेन, टूटू, बास्के, बेसरा, पौरिया, चौर एवं बेदिया। देखिए ये इनका गोत्र है, साथ ही साथ इनका टाइटल भी यही होता है। आप जब झारखंड में जाएंगे या जो झारखंड में रहते हैं वो देखते होंगे कि इस नाम के लोग आते हैं, टाइटल के नाम लोग आते हैं। तो जब ये टाइटल आप देखें तो समझ जाएं कि उस संथाली समुदाय से बिलोंग करते हैं और इनका जो गोत्र है वो एक ऐसे है, मतलब गोत्र को ये लोग टाइटल लगाते हैं और टाइटल से गोत्र का भी पता लग जाता है और इससे समझ में आ जाता है कि ये लोग संथाली समुदाय से हैं और इनके जो टाइटल है उसी से समझ में आ जाएगा अधिकतर का कि ये संथाली हैं कि हो हैं कि मुंडा है कि उरांव। तो अभी हम लोग संथाली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा ये 12 मुख्यतः गोत्र हैं और भी हैं, लेकिन मुख्यतः ये लोग 12 गोत्र में विभाजित हैं और ये लोग बहिर्गोत्री विवाह करते हैं और पितृवंशीय होते हैं। परीक्षा में ये पूछ सकता है आपसे।
अब देखिए संथाल समाज जो है मुख्यतः 4 हड, हड मतलब होता है वर्ग या वर्ण, मैंने दोनों लिख रखा है। देखिए वर्ण कहना तो सही नहीं होगा, मतलब ये वर्ण नहीं हुआ, वर्ग हुआ। वर्ण तो अलग चीज़ है, वर्ग अलग चीज़ है, लेकिन मैंने लिख रखा। परीक्षा वाले का क्या भरोसा, क्या पूछ देगा आपसे, वहाँ लड़ने थोड़ी जाइएगा। तो मुख्यतः ये 4 हड में विभाजित है। हड मतलब होता है वर्ग, क्लास। तो 4 हड कौन कौन है? ऐसे किसी भी समुदाय में जाइएगा तो 4 ही हड होते हैं। एक पुजारी वर्ग होता है, एक शासक वर्ग होता है, एक योद्धा वर्ग होता है और एक कृषक वर्ग होता है। तो यहाँ भी वही है। इनमें किस्कू हड, किस्कू हड, हमने यहाँ किस्कू टाइटल लिखा था। किस्कू हड जो है वो राजा होता है, मतलब राजाओं के जो हड होते हैं उसको किस्कू हड जो होते हैं वो राजा होते हैं। मुर्मू हड अर्थात मुर्मू जो होते हैं वो पुजारी टाइप के होते हैं। अगला है सोरेन हट। सोरेन हट जो होता है वो योद्धा या सिपाही होते हैं। मुख्यतः आपको कहीं जो किताबों में मिलेंगे उसमें सिपाही मिलेंगे, कहीं कहीं योद्धा मिलेंगे। सिपाही कहना तो सही नहीं है, क्योंकि अब सिपाही कैसे कह सकते हैं, सिपाही तो आधुनिक रूप से होते, पुराने समय में तो योद्धा ही होते थे। तो सोरेन हट जो है वो मुख्यतः योद्धा होते हैं या सिपाही। अब मारुडी हट जो होता है वो कृषक होता है। ध्यान रखिए कि परीक्षाओं में आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस समाज में या कौन सा समाज 4 हड में विभाजित है, तो आपको याद रखना है संथाली समाज 4 हड में विभाजित है। कृषक वर्ग, योद्धा वर्ग, शासक वर्ग और पुजारी वर्ग। अब कौन कौन है? तो किस्कू जो है वो राजा में आते हैं, मुर्मू पुजारी में आते हैं, सोरेन योद्धा में आते हैं, अमारुडी कृषक में आता है। अब देखिए इनका जो शादी विवाह होता है, बहुत तरह का शादी विवाह होता है। एक होता है अपने से बैठ करके जिसको राजी खुशी विवाह कह सकते हैं, एक हठ विवाह होता है, बहुत तरह का विवाह है। तो इनके जो शादी होता है, मतलब इनका जो विवाह होता है उसको बापला बोला जाता है। याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? बापला। संथालियों के शादी को क्या बोला जाता है? बापला बोला जाता है। परीक्षाओं में पूछेगा कि निम्न में से किस समुदाय के शादी विवाह को बापला कहा जाता है, तो याद रखेंगे संथाली समुदाय के शादी विवाह को बापला कहा जाता है। शादी इनमें प्रायः एकल होता है। याद रखिएगा इस समाज में शादी प्रायः एकल होता है। बहुत माने अलग केसों में 2 शादी होती है, लेकिन प्रायः एकल होता है और बाल विवाह नहीं होती। हमारे यहाँ तरह इनके यहाँ कोई बुराइयाँ नहीं थी कि यहाँ बाल विवाह होती है। और साथ ही विधवा या परित्यक्त का विवाह भी मान्य है, अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई विधवा हो गई या कोई परित्यक्त में आ गया, शादी विवाह से कोई छोड़ गया तो उसकी शादी नहीं होगी। समाज में वो मान्य है, उसके लिए कहीं से कोई अलग दंड या कुछ अलग व्यवस्था धार्मिक नहीं रखी गई है। यानी कि समाज पूरी तरह से खुला हुआ है, अपने लोगों के विचार और व्यवहारों को एक्सेप्ट करते हुए, और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं रखा गया है समाज में जिससे शादी विवाह जैसी चीज़ों में भी प्रतिबंध लगाया जा सके। तो ध्यान रखेंगे इनके शादी को बापला बोला जाता है और एकल विवाह होता है, विधवा विवाह भी मान्य है। ये मैंने सिर्फ जोड़ दिया है ताकि ध्यान रहे कि यहाँ के जो समुदाय हैं वो कैसे विशिष्ट स्थान रखते हैं और कैसे हमसे थोड़ा सा ज़्यादा उन्नत। बड़े बड़े बिल्डिंग और अधिक क्या कहते हैं टावर बनाने से कोई समाज बहुत बड़ा नहीं हो जाता। समाज में सब लोगों के बीच कितनी समरसता है और कितने वैल्यूएबल मूल्य रखे गए हैं, उससे कोई समाज बड़ा होता है। अब देखिए संथाल में विवाह में वर पक्ष मतलब लड़का पक्ष जो है वो वधु पक्ष को कुछ मूल्य देता है। उल्टा है, हमारे यहाँ वधु पक्ष से लिया जाता है, इनके यहाँ वर पक्ष ही देता है। वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य जो होता है वो पौन कहलाता है। पौन या पौन टका, हमने दोनों लिख रखा है, ठीक है। यानी कि शादी के समय में लड़का वाले लड़की वाले को जो कुछ मूल्य देते हैं उसको पौन बोला जाता है या पौन टका बोला जाता है। परीक्षाओं में यही सब पूछा जाता है। और संथाल समाज का सबसे बड़ा जो दंड है वो बिटलाहा होता है। अब ये सबसे ज़्यादा झारखंड के जब आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा ये मिलेगा कि किस समाज का सबसे बड़ा दंड बिटलाहा है, तो ये संथाली समाज का है। और ये जो दंड है ये मुख्य रूप से गलत यौन आचरण संबंध में दिया जाता है। अब गलत क्या है सही क्या है आप अपना अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये गलत यौन आचरण में दिया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति कोई ऐसा यौन आचरण या ऐसा कृत्य करता है जो समाज में मान्य नहीं है, तो उस स्थिति में पंचायत बैठाई जाती है और उसको विटलाहा किया जाता है। विटलाहा का अर्थ होता है समाज से पूर्ण रूप से उसको बहिष्कृत कर देना, उसके चूल्हे को तोड़ देना, उसके घर को निष्नाबूद कर देना। ये इनका सबसे बड़ा वो दंड होता है। हालांकि शुद्धि भी होती है जब ये प्रायश्चित कर, जिसको दंड मिला है वो प्रायश्चित कर लेंगे और समाज के नियमों को मान लेंगे तो फिर उनको जात के अंदर या समाज के अंदर कर लिया जाएगा। लेकिन
जब दंड दिया जाता है तो यही होता है, और मतलब उनके चूल्हे को तोड़ दिया जाता है और उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। हालांकि परिवार में किसी को कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। हालांकि एक्सेप्शनल केस है, बहुत कम ही होता है, लेकिन यह सबसे बड़ा दंड है इनका। संथाली गांव को आतो बोला जाता है, याद रखिएगा, संथाली गांव को आतो बोला जाता है, और जिसका प्रमुख मांझी होता है। मांझी जो होता है संथाली समाज में गांव का प्रशासनिक, न्यायिक और कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अर्थात गांव के पंचायत का वो नेतृत्व करता है। गांव में कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, इस सभी चीज़ों का निर्णय मांझी करता है, और पंचायत जहां बैठता है उसको मांझी थान बोला जाता है। संथाली समाज में मांझी थान की एक विशिष्ट स्थान होता है। मांझी थान में ही बैठक होती है, और मांझी थान का जो प्रमुख होता है वो मांझी होता है, और मांझी ही गांव के समस्त शासनिक, प्रशासनिक, न्यायिक अधिकारों का प्रमुख होता है। अब देखिए, मांझी थान में मांझी बैठता है, हाँ, तो मांझी का जो सहायक होता है वो परानिक होता है। मान लें कि गांव में मांझी नहीं है तो कार्य परानिक करेगा, और परानिक वही काम करेगा जो मांझी करता था। अर्थात मैंने लिख रखा है कि गांव का उप प्रधान होता है और मांझी का सहायक होता है। परीक्षाओं में यही पूछेगा कि संथाली व्यवस्था में मांझी का सहायक कौन होता है, तो परानिक होता है, और गांव का ये उप प्रधान होता है। मांझी का तो बहुत सारे सहायक होंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही होते हैं। अगला एक होता है जोग मांझी। जोग मांझी जो होता है वो गांव के आचरण पर निगाह रखता है, अर्थात गांव में किस जो प्रकार के व्यक्ति कौन सा कृत्य कर रहे हैं आचरण संबंधी, उस पर निगाह रखता है। और जब किसी व्यक्ति पर गलत आचरण या सही आचरण या उसके आचरण के व्यवहार पर प्रश्न उठता है तो ये व्यक्ति कौन, जोग मांझी ही उस पर जो है अपना मत रखता है और बताता है कि हाँ, हमने इसके आचरण को इतने दिन से देख रहा था, इसका सही आचरण है, गलत आचरण है, आचरण समाज के योग्य नहीं है। तो उस प्रकार के निर्णय में, अर्थात जो आचरण संबंधी निर्णय होता है उसमें देने में जोग मांझी सबसे बड़ा दायित्व निभाता है, और ये गांव के युवा युवतियों का सरदार कहलाता है। अर्थात युवा युवतियों के आचरण पर पूर्ण निगाह रखने वाले व्यक्ति को जोग मांझी कहा जाता है, और यह संथाली व्यवस्था में होता है। एक होता है गोड़ैत। गोड़ैत जो होता है संथाली समाज में सूचनाओं का प्रमुख होता है, अर्थात गांव भर के सूचनाओं को पंचायत तक पहुंचाना, पंचायत के सूचनाओं को गांव तक पहुंचाना, या परगनेत से आने वाली सूचनाओं को गांव तक पहुंचाना, इसी गोड़ैत का कार्य होता है। गोड़ैत जो होता है वो संथाली शासन व्यवस्था में सूचना का गांव का प्रमुख होता है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सूचनाओं का गांव का प्रमुख, परगनेत का नहीं, गांव का, गांव के सूचना का प्रमुख होता है गोड़ैत, और यह भी मांझी का सहायक होता है। तो हमने देखिए 3 चीजें आपको बताई हैं, तीनों को ध्यान रखेंगे कि गांव, संथाली गांव को आतो बोला जाता है, जिसका प्रमुख मांझी होता है, और मांझी जो जहां पंचायत लगाता है उसको मांझी थान बोला जाता है, जो मुख्य रूप से गांव के बीच में होता है। परानिक जो होता है गांव का उप प्रधान होता है और मांझी का सहायक होता है। जोग मांझी जो होता है वो आचरण का प्रमुख होता है, गांव भर के लोगों के आचरण, खास करके युवा युवतियों के आचरण को ध्यान रखता है, ताकि कोई ऐसी ऊंच नीच बात ना हो जिससे कोई समस्या क्रिएट हो। और गोड़ैत जो होता है वो सूचना प्रमुख होता है। गोड़ैत जो होता है वो सूचना प्रमुख होता है, और गांव भर के सूचनाओं को पंचायत तक पहुंचाना, पंचायत। तो अब देखते हैं इनका आगे। इनके जो गांव होते हैं वो कुछ गांव के समूह, अर्थात 5 से 8 गांव के समूह पर एक देश मांझी होता है। क्या होता है? देश मांझी। अर्थात यदि कोई ऐसी समस्या जो गांव के स्तर पर नहीं सुलझ पाई तो उसे जो मांझी होता है वो देश मांझी को भेज देता है। और 15 से 20 गांवों पर, याद रखिएगा, 15 से 20 गांवों पर जो होता है समूह मिला करके परगनेत बनता है। ठीक है, परगना बनता है जिसका प्रमुख परगनेत होता है। ये ध्यान रखेगा कि संथाली व्यवस्था में या संथाल समूह की जो व्यवस्था है या मांझी व्यवस्था में जो परगनेत होता है वो परगने का प्रमुख होता है, और 15 से 20 गांवों को मिलाकर परगना बनता है। परगना से नीचे देश मांझी होता है और देश मांझी से नीचे गांव होता है। और परगनेत जो होता है यानी परगना जो होता है, परगनेत तो परगना का प्रमुख हुआ, परगना जो हुआ इनका सबसे बड़ा न्यायिक प्रशासनिक क्या कहते हैं स्थान होता है या सबसे बड़ी संस्था होती है।
परगना जो होता है वो संथालों का सबसे बड़ा न्यायिक और प्रशासनिक संस्था है, और जो मामला नीचे नहीं समझ पाया वो परगने तक आता है और परगना में वो मामला सुलझाया जाता है। कोई बहुत बड़ा अपराध, हत्या या उससे भी अलग कोई अपराध रहा तो वो फिर थाने कचहरी जाएगी, अन्यथा ये सारी समस्याओं को वहाँ तक सुलझा लेते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि इनकी सबसे बड़ी जो दंड होती है वो बिटलाहा होती है। इसके अलावा छोटे छोटे दंड दिए जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि गांव के लोग एक दूसरे की चीज़ों को समझते रहते हैं। छोटे छोटे आर्थिक दंड, जैसे भाई अरे तुम ये अपराध किया, चलो तुम एक खस्सी गांव को खिलाओ, आज तुमको गांव को भोज देना होगा, 5 मुर्गा देना होगा, इस तरह के दंड दिए जाते हैं। क्योंकि बड़ा दंड देने से क्या मतलब है, समाज इतना शांत और समाज इतना सरल होता है कि वहाँ हम लोग की तरह कोई बहुत ज़्यादा छल कपट नहीं होता है। हम लोग का मतलब अन्य जो विकसित समाज है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं। देखिए, परगनेट लिख रखा है मैंने, संथाली समाज का सर्वोच्च न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्था है। और ज्यादातर मामले तो ऐसे तो पंचायत तक सुलझा लिए जाते हैं, लेकिन जो नहीं सुलझा वो देश मांझी जाता है। देश मांझी में यदि नहीं हुआ तो परगनेट में जाता है। परगनेट में फैसला कैसे होगा? परगने में फैसला होता है कि वहाँ डुगडुगी पीटी जाती है, वहाँ सभी लोग जितने भी पंच होते हैं आते हैं, 15 गांव के लोग जुटते हैं और सारी समस्याओं को जो भी समस्या है उस पर बैठ करके सारे लोग विचार करते हैं और फिर उस पर निर्णय देते हैं। तो देखिए, जब इतना बड़ा जनसमूह बैठेगा तो अमूमन है कि लोग एक निष्पक्ष न्याय निर्णय ही करेंगे। दूसरा, जब न्याय निर्णय इस समाज में होता है तो दंड ऐसे दिए जाते हैं जो व्यक्ति के अधीन हो। ऐसा दंड नहीं दे दिया जाता है कि अरे बेचारा खत्म ही हो जाए, बर्बाद हो जाए। इसके पीछे कारण यह है कि लोग जो होते हैं अपने गांव घर के लोगों के समाज के बारे में या गांव घर के लोगों के आर्थिक स्थिति के बारे में जानते रहते हैं और उसी के अनुसार उसे दंड भी दिया जाता है। अब देखिए, इनका धर्म एवं अन्य बातें। धर्म तो जानते ही हैं, जनजातीय समूह का जो धर्म होता है वो सिंपल होता है, सरल होता है और इनमें कोई आडंबर नहीं होता है। हालांकि हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव इन पर पड़ा हुआ है और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित भी है, लेकिन इनकी एक अलग विशिष्टता भी है। इनकी विशिष्टता यह है कि संथालों का प्रधान देवता को सिंह बोंगा बोला जाता है। सिंह बोंगा, मुंडा और अन्य देवताओं के प्रधान देवता को भी बोला जाता है, लेकिन इनके जो देवता होते हैं उनको भी सिंह बोंगा बोला जाता है और यह सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। याद रखिए, क्या माने जाते हैं? सृष्टि अर्थात विश्व के रचयिता माने जाते हैं। और इनका दूसरा नाम ठाकुर भी है, अर्थात संथालों के जो सर्वोच्च देवता है सिंगाबोंगा है और उनका दूसरा नाम ठाकुर है और वो सृष्टि के या विश्व के रचयिता माने जाते हैं। इनके जो ग्राम देवता होते हैं अर्थात गांव के जो देवता है उनको जाहेर एरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाहेर एरा। और वो जिस स्थान पर होते हैं, मतलब उनका जहाँ पे मूर्ति वगैरह होती है उसे जाहेरा थान बोला जाता है। तो आपसे परीक्षा में यही पूछा जा सकता है कि जाहेरा थान में कौन रहता है? तो ग्राम देवता। याद रखिएगा, ग्राम देवता। जाहेर थान में कौन रहता है? ग्राम देवता रहते हैं। किसके? संथाली समाज के। अब देखिए, नायके जो होता है संथालों के ग्राम का धार्मिक प्रधान होता है। मतलब संथाली गांव में जो पूजा पाठ के कृत्य होते हैं या उनके जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको नायके करते हैं और इस टाइटल के लोग भी आपको वहां मिलेंगे। हमने जो 12 गोत्र बताए थे उसके अलावा भी जो टाइटल वगैरह मिलते हैं वो उनके पद के अनुसार होते हैं। तो नायके जो होते हैं इनके धार्मिक प्रमुख होते हैं, गांव में अनुष्ठान वगैरह यही करते हैं और इनके अनुष्ठान भी बहुत सरल होते हैं। हम लोग की तरह वेदी बना के यज्ञ ज्यादा नहीं करते हैं। और संथालों के गृह देवता, हम लोग के यहाँ कुल देवता होते हैं, जो गृह देवता है उनको उड़ाक बोंगा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? उड़ाक बोंगा। संथालों के जो गृह देवता होते हैं उनको उड़ाक बोंगा बोला जाता है। और अन्य जनजातीय समूह की तरह इनमें भी जादू टोना में विश्वास रखते हैं और ज्यादा विश्वास रखते हैं और संथाली महिलाएं इस प्रकार के जादू टोना में निपुण मानी जाती है। अब देखिए, इनके मैंने कुछ पहनावों का नाम लिख रखा है। कूपनी, कांचा, पंथी, पढ़ान, दहड़ी, पटका इत्यादि जो है इनका प्रमुख पहनावा है। हमने इसलिए लिख रखा है ताकि आप ध्यान रखें और परीक्षाओं में जब पूछे तो बताएं। अमूमन जो ये लोग पहनते हैं, जो सबसे ज्यादा पहनते हैं, पर्व त्योहारों में पहनेंगे या यहाँ के जो राजनीतिक नेतृत्व है उनको भी देखिएगा किसी खास उत्सव में पहनते हैं, वो चेक वाला लुंगी पहनते हैं।
ऊपर में हाफ शर्ट पहनेंगे, उजला, अमूमन उजला पहनते हैं, और नीचे में चेक, मतलब वो चेक टाइप का जो लुंगी होता है, मोटा चेक, चौखोर चेक वाला लुंगी नीचे पहनते हैं। और यही इनका पर्व त्योहारों के समय में मुख्य पहनावा होता है। ये जो है, ये भोजन हम ही लोग की तरह 3 बार करते हैं, और इनके भोजन का विशिष्ट नाम है वास्क्याक। वास्क्याक इनके जलपान का, यानी कि सुबह जो ये जलपान करते हैं उसको वास्क्याक बोला जाता है। दूसरा जो होता है भोजन, दोपहर का भोजन को ये लोग माजवान बोलते हैं। दूसरा दोपहर के भोजन को क्या बोलते हैं लोग? माजवान बोलते हैं। और कदोक, रात्रि के भोजन को कदोक बोला जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछ देता है, हालांकि थोड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन ध्यान रखेंगे तो कोई भारी चीज नहीं है। संथालों में जलपान को वास्क्याक बोला जाता है, दोपहर के भोजन को माजवान बोला जाता है, और कदोक, रात्रि के भोजन को कदोक बोला जाता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो समाज होते हैं, मतलब संथाली जो समाज है या अन्य जनजातीय समाज जो होते हैं, ये मुख्यतः कृषक या आखेटक होते हैं। हालांकि आखेटक पहले होते थे, अब तो सब जंगल कट गया, तो मुख्यतः कृषक ही हैं। और ये लोग जो इनका खान पान होता है, इसमें ये लोग हड़िया बहुत पीते हैं। मतलब हड़िया इनका बहुत ही, क्या कह सकते हैं, पसंदीदा पेय है। हड़िया जो है मुख्यतः चावल को गला करके बनाया जाता है, और ऐसा इनकी मान्यता है कि हड़िया वगैरह पीने से बहुत सारी बीमारियां इन्हें नहीं होती। अब हम शोध तो किए नहीं है, अब बाकी इनका जो है वो यही मान्यता है। और ये लोग मुर्गी, खस्सी, मछली और जंगली जो पक्षी होते हैं, सुअर का मांस इत्यादि बहुतायत प्रयोग करते हैं। और पूरी जनजातीय समुदाय भी यही काम करते हैं। अब देखिए इनके भाषा के बारे में हमने सिर्फ एक ओवरऑल छोटी सी बात रखी है। इनका जो भाषा है बहुत विकसित भाषा है, और इनके भाषाओं पर अन्य भाषाओं जैसे उड़िया, बंगाली, मैथिली, मगही इत्यादि भाषाओं का प्रभाव पड़ा। और 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा संथाली भाषा है। और ये जो इनकी जो भाषा है, एक विशिष्ट लिपि भी विकसित हुई है इनके भाषा के लिए। तो देख लेते हैं एक नज़र। और जब भाषाओं पर जो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए अलग वीडियो मैंने बना रखा है। यहाँ पे मैंने ओवरऑल बता दिया है कि संथाली अपने भाषा को होड रोड बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? होड रोड बोलते हैं। और इनकी जो भाषा है, अपने भाषा को खुद ही होड रोड बोलते हैं, लेकिन ऐसे इनके भाषा को संथाली भाषा ही बोला जाता है। और यह मुख्यतः 2 रूपों में, पहला है शुद्ध संथाली, जिसमें यह सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी भाषा है, हालांकि वो कम चलन में है। और दूसरा है मिश्रित संथाली। मिश्रित संथाली का मतलब जिसमें उड़िया, बंगाली, मैथिली, मगही इत्यादि भाषाओं का व्यापक प्रभाव पड़ा है। और बहुत ही उन्नत साहित्य और उन्नत, क्या कह सकते हैं, कहानियाँ इनके भाषाओं में लिखी गई हैं, जिसमें ज़्यादातर जादू टोना, राजा रानी की कहानियाँ, और साथ ही अति मनोरंजक टाइप की कहानियाँ, जिसमें पशु पक्षी, उनका आदमियों के साथ, मतलब मनुष्यों के साथ संपर्क इत्यादि के रूप में छोटे छोटे कहानियाँ बहुत ज़्यादा इनके भाषा में मिलेगी आपको, और बहुत ही रोचक मिलेगी। तो संथाली अपने भाषा को क्या कहते हैं? होड रोड कहते हैं, सभी लोगों की भाषा या होड की भाषा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो संथाली भाषा की एक अपनी लिपि भी विकसित की गई है। इनकी जो लिपि थी उसको पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में विकसित की थी। हालांकि अभी भी ये विकास के ही क्रम में है, पूर्ण विकसित नहीं लिखी गई है। याद रखिएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये नाम सबसे ज्यादा आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये ध्यान भी रखना चाहिए। और इनकी जो लिपि है वो ओल चीकी लिपि कहलाती है। संथालों की जो लिपि है, संथाली भाषा की जो लिपि है, होड रोड भाषा की जो लिपि है, वो ओल चिकी कहलाती है। और उसके जो जनक हैं वो पंडित रघुनाथ मुर्मू। और हाँ, 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 92 में संविधान संशोधन 2003, जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाली गई थी, उसमें एक भाषा संथाली भाषा भी थी। और झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जो 8वीं अनुसूची में रखी गई है। याद रखिएगा, एकमात्र क्षेत्रीय। अब ओवरऑल पूछेगा तो नहीं, टिक लगा दीजिएगा कहीं परीक्षा में अलग। क्षेत्रीय भाषा एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय भाषा है जिसे संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है।
संथाली भाषा। इसकी भाषा की जो लिपि है वो ओल चिकी है, और इसके जो क्या कह सकते हैं, ओल चिकी लिपि के जो आविष्कारक हैं, अब ओल चिकी लिपि का जो विकास किया है वो पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं, जिन्होंने 1941 में इसका विकास किया था और अभी भी यह विकास के ही क्रम में है। और इसकी भाषा के बारे में जो व्यापक, मतलब इसका जो व्यापक उन्नति हुई है उसके बारे में मैंने अलग वीडियो बना रखा है। यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा होश हो जाएगा इसलिए ज़्यादा नहीं रखा है, सिर्फ इतना रखा है कि आपको इनके भाषा के बारे में मोटा मोटे ध्यान रहे। और याद रखिएगा एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया कि होड रोड इनके अपने भाषा को खुद से होड रोड कहते हैं। तो ये था हमारा संथाली समाज के बारे में संक्षेप में परीक्षा उपयोगी जानकारी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।